हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इसमें देखने वाले लोग का साइंस का जो मॉडल पर जारी हुआ है उसका सेट 2 का सब्जेक्टिव देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरा एक वीडियो में पूरा सब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा। सारा ऑब्जेक्टिव मैंने अपलोड कर दिया, अलग से प्लेलिस्ट पांच मॉडल सेट का बना दिया, उसको देख लीजिए। ठीक है, और जो मेन मॉडल पर झारखंड बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया उसको भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं इसको, क्या क्या सवाल है अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि समझना जरूरी है भैया। चलो पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए, क्योंकि वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग देखोगे तभी तो अच्छा नंबर आएगा ना। बिल्कुल, और सभी को शेयर करना, क्योंकि एक शेयर किसी को बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। देखो क्या है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती है। दोस्तों ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण होता है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करते। ऐसा परिच्छेद नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? अगर करेगा तो प्रतिच्छेद बिंदु पर, ये देखिए प्रतिच्छेद बिंदु है, दो डायरेक्शन हो रहा है, एक ये डायरेक्शन एक ये डायरेक्शन, जो कि कभी भी संभव नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये परिच्छेद नहीं करेगा। समझो, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती। यदि वे ऐसा एक दूसरे को यदि कभी एक दूसरे को परिच्छेद करेंगी तो परिच्छेद बिंदु पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। ये देखिए दो दिशाएं हो जाएंगी ना, और इसलिए ये संभव है, असंभव है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आर इक्वल दिया 20 सेंटीमीटर और एफ इक्वल क्या होता है, r/2 होता है, तो 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। कर देना, 2 नंबर मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, सोडियम केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्यों? क्योंकि सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, जो हवा के संपर्क में आने पर तुरंत आग पकड़ लेता है। समझ रहे हो, मतलब इतना 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 अभिक्रियाशील है, जैसे ही हवा में निकालोगे उसको तुरंत फड़ाक से आग। अरे भाई साहब, ये जादू हो गया। ठीक है, इसीलिए दोस्तों सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि केरोसिन तेल में हवा में मिलेगा नहीं, ऑक्सीजन होता नहीं है, इसलिए केरोसिन तेल में बोलो आराम से तू रहो, बाहर मत निकल। ठीक है, जब तेरा जरूरत है तब बाहर निकालेंगे। चलो आगे देखो, कार्बन के दो अपर रूप तो हीरा और ग्रेफाइट हो जाए, याद रखना, बहुत ही फेमस सवाल है। जीवाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है? तो देखो, कवक, शैवाल, जीवाणु आदि निम्न श्रेणी के जीवों में बीजाणुओं द्वारा लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, बीजाणु की चारों तरफ एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसकी रक्षा करती है। क्या बोल रहा है? बीजाणु की चारों तरफ एक मोटी भित्ति होती है, ठीक है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है, जिसके कारण आसानी से वातावरण में फैल जाते हैं, और इस प्रकार जीवाणु द्वारा जनन जीव को लाभ पहुंचाता है। ठीक है, आगे देखो क्या है, कृत्रिम चयन क्या है? एक उदाहरण दें। कृत्रिम चयन मतलब कि हम लोग खुद वो करते हैं। क्या? देखो बहुत आसान है ये वाला। ऐसा चयन जिसे मनुष्य द्वारा किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम चयन दोस्तों जो मनुष्य करता है, प्राकृतिक चयन जो अपने आप होता है। ऐसा चयन, अब चयन क्या है सर, आगे देखो, ऐसा चयन जिसे मनुष्य द्वारा किया था उसे कृत्रिम चयन कहते हैं। यह चयन वनस्पतियों में महत्वपूर्ण है। यह चयन केवल मनुष्य द्वारा नियंत्रित और समन्वित होता है। मतलब जो कृत्रिम चयन होता है कौन करता है? हम जैसे मनुष्य ही करते हैं, मतलब वैज्ञानिक लोग करते होंगे। क्या सर इसका मतलब होता क्या है? तो देखो, जैसे चावल की नई प्रजातियां, अब मान लो धान आप जो घर में उगाते हो ना, तो धान मोटा मोटा होता है ना, घर में खाते हो कितना मोटा चावल, लेकिन जब खरीद के ला तो बासमती राइस, ये राइस, वो राइस, तो वो क्या, वो कृत्रिम इस प्रकार से एक्चुअली कोई चावल नहीं था, लेकिन हाँ उसको कृत्रिम तरीके से उसका चयन किया गया, उसमें प्रोसेसिंग किया गया है, नया बीज बनाया गया है। समझ लो, कम काम नहीं कम होगा, कम समय में अधिक उत्पादित सब्जियां। अब सब्जियों का भी इस प्रकार का हाइब्रिड बीज आ गया है, मतलब बहुत वैरायटी का बीज आ गया है ना, हाइब्रिड बीज। तो इस प्रकार क्या, ये कृत्रिम चयन है। प्राकृतिक चयन क्या हो गया? प्राकृतिक चयन मान लो कोई आप टमाटर का सब्जी लगाए, टमाटर हुआ, टमाटर के बीज से फिर टमाटर का पौधा हो गया, ये प्राकृतिक हो गया। लेकिन अब उस बीज में दोस्तों खुराफाती करके, छेड़छाड़ करके अब उसको और हाइब्रिड बनाया जाता है उस बीज को, तो उसको बोलते हैं कृत्रिम चयन। ठीक है, समझ गए ना? कृत्रिम चयन कौन? मानुष करता है, मतलब हम मनुष्य करते हैं। समझ गए? वनस्पति में महत्वपूर्ण है, वनस्पति पेड़ पौधों में, मतलब बीजों में करते हैं इसको। सेक्शन बी जो कि दोस्तों एक पर क्वेश्चन आप लोग का 3 नंबर का है। चलो देखते हैं। पहला सवाल है, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है? इसका क्या कारण है? इसका संबोधन किस, इसका संबोधन नहीं, इसका संशोधन किस प्रकार कर सकते हैं? ठीक है, तो देखो ऐसा दृष्टि दोष जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। पूरा ऐसा दृष्टि दोष जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। दूर दृष्टि दोष, दूर का वस्तु दिखेगा, सामने का वस्तु नहीं दिखेगा। निकट दृष्टि दोष, निकट का वस्तु दिखेगा, दूर का वस्तु नहीं दिखेगा। समझ रहे हो? यही है दूर दृष्टि दोष, दूर का वस्तु दिखेगा और निकट का वस्तु नहीं दिखेगा। तो इसके निम्नलिखित कारण होता है। क्या कारण? एक तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना। अभिनेत्र लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाता है? अत्यधिक हो जाना। और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। ये 2 कारण है, याद रखना। इस दोष को ठीक करने दोस्तों दूरदृष्टि दोष किससे ठीक होता है? उत्तल लेंस से हम लोग ठीक करते हैं। चश्मा पहनोगे उत्तल लेंस वाला, हीरो बन जाओगे और आंख ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले
रखे 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु की 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब की दूरी आती है। दोस्तों यहाँ पर 10 सेंटीमीटर नहीं 100 सेंटीमीटर था, जो कि गलती से एग्जाम में आप लोग का क्वेश्चन पेपर में दे दिया था, लेकिन 10 सेंटीमीटर हो एक्चुअली। तो इसको आप लोग बनाना, मैं हिंट देता हूँ क्या दिया हुआ है। वस्तु की दूरी दिया हुआ है कितना, u इक्वल टू, और u हमेशा जानते हैं माइनस में होता है, तो माइनस 15 सेंटीमीटर दिया u बराबर, और क्या दिया f बराबर 10 सेंटीमीटर। लेकिन f कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण f क्या होता है, प्लस होता है, f इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। हो गया। बने प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, बस आपको भी निकालना है, दर्पण सूत्र लगाना, आराम से बन जाएगा। चलो कमेंट में जरूर बोलना क्या होता है इसका उत्तर। अगला सवाल देखो, उत्तम ईंधन के दो गुणों को लिखिए। उत्तम ईंधन के दो गुण आपको लिखना है, क्या क्या गुण होता है देखो। सबसे पहला, ईंधन में अज्वलनशील पदार्थों की मात्रा कम होती है। मतलब ऐसा ना कि तुम जलाओगे लेकिन कुछ अज्वलनशील पदार्थ रह जाएगा, मतलब जो जलेगा नहीं, ठीक है। जो उत्तम ईंधन होगा क्या पूरी तरह से जल जाएगा, अज्वलनशील पदार्थ बचेगा ही नहीं, ठीक है, मात्रा कम मात्रा में होगा। दहन के पश्चात विषैले पदार्थ की उत्पत्ति कम से कम होता है, जो जब उसको जलाओगे तो विषैले गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड इसे बहुत कम करता है, ठीक है, इसका उत्पत्ति कम होगा। ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त तथा सुलभ होता है। ईंधन की जो उपलब्धता है दोस्तों पर्याप्त तथा सुलभ होगा, समझ रहे हो। ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त और सुलभ मतलब आसानी से मतलब हासिल हो जाएगा और आसानी से घर आ भी जाएगा। ईंधन सस्ता होता है, ठीक है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। ईंधन का आसानी से भंडारण तथा परिवहन कर सकते हैं। मतलब क्या, ईंधन का आसानी से आप लोग रख सकते हो, एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, इस प्रकार से होता है। ओके। अगला सवाल है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्यों, वर्णन कीजिए। बहुत फेमस सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से देख लीजिए। जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही भाई साहब, जीवित रहोगे तो ऊर्जा की तो आवश्यकता होगा ही। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। बिल्कुल, खाओगे तभी तो ऊर्जा मिलेगी, नहीं तो कहाँ से मिलेगी। पाचन क्रिया के दौरान खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। बिल्कुल, आप जो खाना खाते हो वो और छोटे छोटे टुकड़ों में पाचन के दौरान टूट जाता है, ठीक है। जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है और यह ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। समझ गए पूरा कहानी। हम लोग को ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा कैसे मिलेगा, खाना खाएंगे, खाना खाएंगे तो छोटे छोटे पदार्थ पाचन क्रिया में क्या, जो भी रोटी सब्जी चावल खाएंगे, मीट मछली दाल भात मिर्च चोखा सब कुछ खाओगे तो छोटे छोटे पदार्थ में टूट जाएगा, पेट के अंदर जाकर और पच जाएगा। अब वो टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें, कार्बोहाइड्रेट वो टूटता है तो क्या देता है, ग्लूकोज देता है, और वही ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और इसीलिए दोस्तों श्वसन को ऑक्सीजन भैया कहाँ से मिला, श्वसन से मिला, सांस से मिला, सांस लिए, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक सिंपल सा रिएक्शन है, ये है ग्लूकोज और ये है ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों अभिक्रिया कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दे रहे हैं हम लोग सांस के द्वारा, जल भी होता है जैसे आप लोग, और ऊर्जा भी मिलती है, समझ रहे हो। बहुत शानदार। आगे देखो, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र तथा उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। बहुत अच्छा सवाल है। और दो उपयोग क्या क्या है देखो, पीने वाले पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए देखते होंगे आप लोग, कभी कभी कुएं में ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है ताकि उसमें कीटाणु रहित हो जाए। अगला है वस्त्र उद्योग में भी दोस्तों विरंजक चूर्ण का यूज किया था, याद रख लीजिएगा। अगला सवाल है, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। तो देखो, एक तो ऐसा कैसे बनाओगे ना, इसको एक तरफ लिखना वायवीय और एक तरफ लिखना अवायवीय, ज्यादा बेटर होगा। ऐसे वायवीय अवायवीय, एक तरफ वायवीय एक तरफ अवायवीय। पहला ऑप्शन क्या है देखो, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है, और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय मतलब वायु चाहिए भैया, मतलब वायवीय मतलब क्या, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, अवायवीय मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, वायवीय में लिखोगे क्या, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। हो गया। तीसरा पॉइंट, वायवीय में क्या लिखोगे कि वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। वायवीय में क्या होता है, अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल तथा इथेनॉल होता है, याद रखना। इसमें काफी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन में बहुत ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन इसमें काफी कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसमें, अवायवीय में, ठीक है। तो इस प्रकार से है। पांचवा, यह क्रिया उच्च जीवधारियों में पाई जाती है, जैसे ज्यादातर पौधों तथा जंतुओं में, मानव, हिरन, पक्षी आदि, ठीक है। जो वायवीय क्रिया है दोस्तों, यह उच्च जीवधारियों में पाई जाती है, जैसे ज्यादातर पौधा हो गया, जंतु हो गया, मानव, हिरन, ये सारे वायवीय है। और यह दोस्तों ज्यादातर निम्न जीवधारी में पाई जाती है, जैसे जीवाणु, विषाणु, इस सब में पाया जाता है। अगला सवाल है, पादप हार्मोन क्या है, इसके दो उदाहरण देते हैं। पादप हार्मोन पौधे की लगभग सभी क्रियाएं, जैसे वृद्धि, विकास, फूल आना, फल आना, फलों का पकना आदि को नियंत्रित करता है। यहाँ पौ नहीं होगा, ठीक है, आदि को नियंत्रित करता है। पादप हार्मोन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, ये सारे दोस्तों होता है पादप हार्मोन का नाम। आप लोग कमेंट में एक पादप हार्मोन का नाम बताना जो फलों को पकाने में सहायक है।
ठीक है। एक पादप हार्मोन का नाम बोलना जो फलों को पकाने में से आता होता है, जो लाल लाल एकदम पके हुए आम खाते हो ना, लाल लाल पके हुए एप्पल खाते हो ना, सेब खाते हो ना, पकाने में कौन सा आएगा, कौन सा पादप हार्मोन है, कमेंट करना आप लोग। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। और दोस्तों ये जो भी है सेक्शन में, अब सेक्शन बी नहीं सेक्शन सी आ गया, ए बी सी हो गया, सेक्शन सी, ये सेक्शन सी है, याद रखना, जो कि हर एक सवाल 5 नंबर का है। पहला ही सवाल है, विद्युत जनित्र यानी कि डायनामो क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके बनावट एवं कार्यों का वर्णन करे और 5 नंबर घर ले जाएं। तो देखो क्या है, विद्युत जनित्र या जनरेटर बोलो जो ही बात है, एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। कौन सिद्धांत, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अर्थात जब किसी चालक को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र में घुमाया जाता है, ठीक है, जब किसी चालक को ये वाला जो वायर है इसको घुमाया जाएगा तो विद्युत क्षेत्र विद्युत धारा उत्पन्न होता है। अब देखो क्या है, विद्युत बनावट क्या है, देखो विद्युत जनित्र में एक आयताकार कुंडली एबीसीडी होती है, आप लोग देख सकते हो ये आयताकार कुंडली है एबीसीडी, ठीक है। आगे क्या है, जो एक शक्तिशाली चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा होता है, जो एक शक्तिशाली चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा है, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच रखा हुआ है। कुंडली का दोनों सिरा क्रमशः R1 था R2 बलय से जुड़ा है। जो ये कुंडली का दोनों सिरा नहीं, आयताकार कुंडली देखो ऐसे है ना, आयताकार कुंडली का दोनों सिरा क्रमशः किससे, ये ब्रूस B1 से जुड़ा है और ये ब्रूस B2 से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो कुंडली का दोनों सिरा R1 तथा R2 बलयों से जुड़ा हुआ है। कौन सा विभक्त बलय, R1 और R2, सॉरी विभक्त बलय सर्पी बलय, इसमें सर्पी बलय होता है जनित्र में, और हम लोग का मोटर में, विद्युत मोटर में विभक्त बलय होता है, ठीक है, इसमें सर्पी गोलाकार बलय होता है। सर्पी बलय R1 ब्रूस B1 से, सर्पी बलय R1 यहाँ देखो ब्रूस B1 से, ये देखो ये जो है यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखो, ये जो है सर्पी बलय R1 ब्रूस B2 से कनेक्ट है, और सर्पी बलय, एक मिनट, सर्पी बलय यहाँ पर देखो, सर्पी बलय जो है सर्पी बलय R1 ब्रूस B1 से कनेक्ट है। ये जो सर्पी बलय है R1, ये वाला बलय R1 है, ठीक है, ये किससे B1 से कनेक्ट है, ये ब्रूस B1 यहाँ पर है। ब्रूस कौन वाला है सर, तो ब्रूस ये देखिए, ब्रूस यहाँ दिख रहा है नहीं, ये वाला ब्रूस है यहाँ पर, ये जो ब्लैक वाला है गिल्टी टाइप का, ये ब्रूस है, ठीक है। तो देखो R1 किससे कनेक्ट है, ये जो R1 है, R1 इस ये जो R1 बलय है B1 से कनेक्ट है, और जो R2 बलय है, ये देखो R2 बलय है, ठीक है, ये किससे कनेक्ट है, ब्रूस B2 से कनेक्ट है, ये देखो ब्रूस B2 से कनेक्ट है, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है कि सर्पी बलय R2 ब्रूस B2 से कनेक्ट है। दोनों ब्रूसों को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया गया, दोनों ब्रूसों को देखिए यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर में जोड़ दिया, इधर से भी निकाल के यहाँ पे जोड़ दिया गया। यहाँ तक समझ गए। आगे अब देखो क्या है, जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है कि भुजा AB ऊपर की ओर तथा CD भुजा नीचे की ओर, जब इसको इस प्रकार से घुमाते हैं तो भुजा AB जो है ऊपर की ओर रहता है और CD जो है नीचे की ओर रहता है, ठीक है। तो क्या होता है देखो, गति करे तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की धारा की दिशा ABCD की ओर होगी। दोस्तों इस प्रकार से जब रहेगा, ये ऊपर घुमाएंगे तो कुंडली की धारा जो दिशा होगी ना, ये इधर रहेगा, ABCD की तरफ धारा घूमेगा, ठीक है। तो किससे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हो जाएगा, ठीक है, दाएं हाथ का नियम के अनुसार। आगे क्या बोल रहा है देखो, और कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो तो एक शक्तिशाली धारा का निर्माण होगा। कुंडली में दोस्तों इसमें अगर फेरों की संख्या अधिक है तो शक्तिशाली धारा का निर्माण होगा। आगे देखो, आधे चक्कर के बाद भुजा AB नीचे की ओर, आधे चक्कर के बाद देखो, आधे चक्कर होगा तो आधा चक्कर कहाँ, आधे चक्कर बाद AB कहाँ चल जाएगा, AB यहाँ हो जाएगा और BCD यहाँ आ जाएगा। तो आधे चक्कर बाद इसका फोर्स भी अलग अलग लगने शुरू हो जाएगा। अब AB जाएगा नीचे की ओर, CD यहाँ, CD चूंकि यहाँ हो जाएगा, यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा, चूंकि ये तो ऐसे ही घूमेगा ना, तो CD किधर दिखेगा, CD ऊपर की ओर दिखेगा, इस तरह से, समझ रहे हो। अब देखो आगे क्या है, CD ऊपर की ओर गति करते हैं, अतः विद्युत धारा की दिशा DCBA हो जाती है। और अब दोस्तों क्या होगा, फिर जब इधर घूमेगा तो आपको, अब ये C यहाँ है, अभी C उसके बाद हो जाएगा C यहाँ पे, D यहाँ पे, ठीक है, B यहाँ पे, A यहाँ पे, तो क्या होगा, D से C जाएगा, C से B, B से इस प्रकार धारा बहेगा, तो धारा DCBA हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। अब आगे क्या हो जाता है देखो, धारा की दिशा में परिवर्तन प्रत्येक आधे चक्कर के बाद होता है। प्रत्येक आधा चक्कर जैसे ये तार घूमता है, कुंडली घूमता है, धारा बदलता रहता है, ठीक है, ABCD DCBA इस प्रकार होता रहता है, ठीक। धारा की दिशा में परिवर्तन आधे चक्र बाद होता है। ऐसी धारा जो प्रत्येक आधे चक्र बाद अपनी दिशा परिवर्तन कर ले उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, और ऐसी धारा जो प्रत्येक आधे चक्र बाद अपनी दिशा बदल लेता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। और इस प्रकार दोस्तों ये धारा उत्पन्न होता है, ये जैसे ही घूमता है, ठीक है, तो धारा इसका उत्पन्न होता है, और यहाँ से, ठीक है, ये जैसे घूमता है तो ये भी घूमने लगता है, समझ गए। तो इससे आप कुछ भी कनेक्ट कर दो, इससे आप कुछ भी कनेक्ट कर दो, वो भी घूमने लगेगा। तो विद्युत जनित्र क्या हो गया, समझ गए क्या होता है, ये आप लोग का, ये आपका विद्युत ऊर्जा को, सॉरी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलो अब जाओगे तो इसमें धारा आ जाएगा, धारा अब इसमें बहेगा, ठीक है। अब करंट का हो जाएगा, करंट का यूज कर लो आप।
चलो आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, वस्तु के लेंस से कितनी दूरी पर रखेंगे, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखेंगे कि इसका वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। मतलब बोला वस्तु को कितना दूरी पर रखे, इसका फोकस दूरी दी अवतल लेंस का 15 सेंटीमीटर, पूरा वस्तु को हम कितना दूरी पर रखें कि इसका जो प्रतिबिंब बने ना वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर बन जाए। इसका आवर्धन भी याद कीजिए। तो देखो अवतल लेंस के लिए m तथा f ऋणात्मक है। अवतल लेंस अगर लोगे तो धन m मतलब क्या, आवर्धन जो बोला है वो भी ऋणात्मक होगा और f भी ऋणात्मक होगा, क्योंकि प्रतिबिंब आभासी होता है। ठीक है, अवतल लेंस में क्या होता है, प्रतिबिंब आभासी होता है, जैसे उत्तल दर्पण में होता है। अब हम लोग का f दिया, चूंकि अवतल का नाम लिया इसलिए f बराबर -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग का v बराबर क्या होगा, -10, क्योंकि आभासी हो रहा है अवतल लेंस में, इसलिए -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, माइनस सिंपल सा फॉर्मूला मैंने लगा दिया, 1/v - 1/u = 1/f, लेंस फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्योंकि अवतल लेंस बोला है ना, अवतल लेंस फॉर्मूला लगा दोगे तो यहाँ पर u आपका आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु कितना दूरी बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होगा। और आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर m बराबर क्या होगा, आप लोग निकाल के बताना है। m का फॉर्मूला मैं बोल देता हूँ, m बराबर कितना हो जाएगा, -v/u। ठीक है, सॉरी लेंस है, लेंस में दोस्तों v/u होता है, लेंस में प्लस नहीं माइनस नहीं होगा, लेंस में v/u हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगाना और आप लोग कमेंट बोलना कितना आंसर आया। उसके बाद दोस्तों समीकरण को संतुलित करना है, तो ये तो आप लोग को मैं संतुलित यहाँ कर दिया, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, संतुलित कैसे करते हैं इसका एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें मैं डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैंने संतुलित कर दिया, आप लोग देख लो। पहला नंबर समझ लो क्या है, देखो यहाँ पर PbNO3 होल ट्वाइस है, PbONO2 है। कैसे करेंगे इसको, तो देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देखो कितना है, नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर देखो तो 2 नाइट्रोजन है। ठीक है, चलो भाई 2 नाइट्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 2 2 4। ठीक है, 2 2 4 और 1 5, इधर ऑक्सीजन कितना है, 6 ऑक्सीजन है। मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, क्या काम करता हूँ कि यहाँ पर 2 दे देता हूँ, 1 मिनट। ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो गया, 2 2 4 और 1 5 6, तो 6 ऑक्सीजन करने दिए, 2 2 4 हो गया। अब 6 ऑक्सीजन करने के लिए हमको यहाँ 2 देना पड़ेगा PbO में, तो यहाँ आगे में क्या दे दिया, 2 दे दिया। देखिए 2 दे दिया, अब 2 करने चक्कर में Pb2 हो गया, तो 2 Pb आगे देना पड़ेगा, 2 हम यहाँ दे दिए। और जैसे ही 2 दिए तो पूरा खेल ही बिगड़ गया। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। तो ऑक्सीजन अब कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 2 12 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन कितना हो गया, नाइट्रोजन 2 दूनी 4 नाइट्रोजन हो गया। तो 4 नाइट्रोजन करने के लिए हम नाइट्रोजन का 4 दे देंगे, बिल्कुल 4 दे दिए। यहाँ पर देखिए 4 नाइट्रोजन दिए, तो अब देखो क्या हो रहा है, 4 दूनी 8 हो गया, 2 10 हो गया, 2 12 ऑक्सीजन हो गया, इधर 3 दूनी 6, 2 12 ऑक्सीजन हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग संतुलित होता है। मैं आप लोगों को और अच्छे से अलग से संतुलित वाला वीडियो लाकर बता दूंगा, तो देख लेना उसको। उसका देखो क्या, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाए। मानव हृदय का नामांकित चित्र भाई साहब ये है, इसको देख लो अच्छे से और ये छाप देना। ठीक है, अच्छे से आप लोग दोस्तों हृदय का चित्र कैसे बनाते हैं, यूट्यूब में सर्च करना कि हृदय का चित्र कैसे बनाए, बहुत ट्रिकी वे में आप लोग को बनाने सिखा देगा। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस है, तो वहाँ पे अब देख लेना कैसे बनाता है। अगला सवाल है, मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होता है। तो देखो मेंडल ने अपने प्रयोग में 2 भिन्न गुणों वाले मटर के पौधों को में संकरण कराया। 2 भिन्न गुणों वाले, 2 अलग अलग गुण वाले मटर का पौधा ले लिया उसने, जैसे एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया। जैसे लंबे पौधे और बौने पौधे परीक्षण करने पर पता चला कि प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए। ठीक है, जब दोनों में संकरण कराया ना, तो प्रथम पीढ़ी में दोस्तों सिर्फ लंबा पौधा ही प्राप्त हुआ, लेकिन दूसरी पीढ़ी में सभी पौधे लंबे नहीं थे, बल्कि कुछ कुछ बौने भी निकल आए थे। समझ रहे हो, जब पहली बार संस्करण कराया तो पहली पीढ़ी में जो प्राप्त हुआ वो सभी लंबा प्राप्त हुआ, लेकिन जब दूसरी पीढ़ी में हम निकाल रहे हैं ना, तो देख रहे हैं कुछ कुछ लंबा भी है, कुछ कुछ बौना भी है। पौधों का लंबा होना प्रभावी लक्षण है तथा बौना होना अप्रभावी लक्षण है। इस प्रकार मेंडल के प्रयोग द्वारा पता चलता है कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होता है। प्रभावी अथवा अप्रभावी, यहाँ होगा। ठीक है, अप्रभावी होता है। तो बिल्कुल समझ गए हैं किस प्रकार से होगा। चलो बहुत बढ़िया। ये दोस्तों आप लोग का था सेट 2, जल्दी सेट 3 भी आ जाएगा। बस पढ़ो, सभी को शेयर करो और आगे बढ़ते रहो। चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सभी दोस्तों को शेयर कर देना। लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।